सामने जाओ ना कैमरे के तब। अच्छा एक रिकॉर्डिंग देखो भाई, ये टॉपिक हमारे जो एग्जाम होने वाला है, कमिंग एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपका चाहे राइटिंग सेक्शन हो, ठीक है, चाहे ग्रामर पोर्शन हो, या आप कोई भी सेक्शन जहां पे आपको किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करनी है, वहां पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं ये समझता हूं कि आपके इंग्लिश के सेंटेंस फ्रेम करने का जो पैटर्न है वो इसी के आधार पर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर। देखो ये क्या होता है ना, बेसिकली जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो बेसिकली कुछ है नहीं ये टॉपिक कि एक सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट का काउंट देखकर, चाहे ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो सकता है, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो सकता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो जो हम वर्ब प्लेस करते हैं वो वर्ब हम प्लेस करेंगे सिंगुलर। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लेस किया जाएगा प्लूरल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब अगर सेंटेंस की डेफिनेशन पे जाएं तो सेंटेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो शब्दों का समूह जो कंप्लीट मीनिंग देता हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो मेरा मानना यह है कि ये दोनों मिलकर, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों मिलके किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट बना सकते हैं। बस शर्त इस बात की है कि जो ये वर्ब है, दिस वर्ब, ये या तो ट्रांजिटिव हो सकती है या इंट्रांजिटिव हो सकती है। अब हमारा जो अगला पॉइंट आया, ये आया कि वर्ब ट्रांजिटिव, और अगर आप इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को नहीं समझेंगे तो आप लोग एडवर्ब चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, और उस एडवर्ब चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के पैटर्न को लिखने के लिए। ठीक है, ये अपर एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना। जैसे कि मैंने बोला आई किल, तो अगर मैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आई के अकॉर्डिंग किल लगा दिया। ठीक है, अगर ये ही शी इट होता तो शायद मैं यहाँ पे किल्स लगा रहा होता। ठीक है, पॉइंट ये है कि आई किल, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड तो है कि एक मुझे सब्जेक्ट मिला, ठीक है, एक मुझे वर्ब मिला, और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग प्लेस किया गया है, ये बात तो ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। टू मेक इट कंप्लीट आई नीड टू डू व्हाट, मुझे एक ऐसे चीज की रिक्वायरमेंट है जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, जो इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करेगा। जैसे मैंने बोला आई किल माई टाइम इन वॉचिंग मूवीज, मैं अपना समय मूवीज देख के खराब करता हूं, तो मैंने बोला आई किल माई टाइम इन वॉचिंग मूवीज। तो इस जो ये शब्द लिखा हुआ है, ये पूरा ग्रुप, ये क्या है, बेसिकली इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब ये ना लिखा होता तो इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आए की रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इस वर्ब की थी जो इसने कंप्लीट कर दी, लेकिन इस वर्ब को, इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसे शब्द की रिक्वायरमेंट पड़ी जो क्या कर रहा था, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा था। अगर मीनिंग को कंप्लीट कर रहा था तो जाहिर सी बात ये समझ में आती है कि वह वर्ब, वो वर्ब जो अपने बाद कुछ लेती हो, चाहे ऑब्जेक्ट लेती हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हो, चाहे वर्ब कॉम्प्लीमेंट लेती हो, कुछ भी लेती हो, जो उस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करती है, उसको हम लोग, उस वर्ब को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो यह कौन सी वर्ब हुई, यह हुई एक ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन ये निकल के आती है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट कैरी करती हो, जो इस सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करती है।
अब बात आती है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो अपने अपने ही मीनिंग में कंप्लीट होती। जैसे मैंने बोला आई आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, है ना, तो आई ऑब्वियसली पढ़ाता हूं तो टीचर ही होगा, तो इसमें कंप्लीट मीनिंग निकल के आ गया आई टीच। आई वर्क, मैं काम करता हूं, है ना। आई राइट, मैं लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बोला, कौन सा कॉम्बिनेशन, आई राइट, आई सिंग, ऑब्वियसली आई सिंग, तो मैंने बोला मैं सिंगर हूं। इसमें कुछ और ऐसे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। मैं गाता हूं, आई सिंग, ठीक है। सॉन्ग, कविता, कुछ भी गा सकता हूं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। निर्भर इस बात पे कर रहा था, डिपेंड इस बात पे कर रहा था कि ये दोनों मिलके सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। और वह वर्ब, वह शब्द जिसको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट ना हो सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए, वह शब्द एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। देखो ध्यान से, तो ये दोनों क्या हुए, ये हुए इंट्रांजिटिव, जिनको किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है। तो अब हम लोग उस सेंटेंस की जो डेफिनेशन थी उसको थोड़ा और अपडेट कर। मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words, it may be subject and verb. The condition must be, the verb must be intransitive. If it is transitive, then it needs some more words to complete the sense of the sentence. That is the real definition of a sentence. जो अब तक हम लोगों को पढ़ाई जाती रही है, वो ये पढ़ाई जा रही थी कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में सिर्फ एक अल्फाबेट है, फिर एक 26 लेटर आते हैं, 26 लेटर की कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन के लगा के एक वर्ड तैयार होता है। उन्हीं 3-4 वर्ड को अगर ले लिया जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेसिकली क्या होता है, 3 भागों में डिवाइडेड है, एक फ्रेज, एक क्लोज और एक आपका क्या बन जाता है, सेंटेंस। तो फ्रेज की डेफिनेशन ये थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कंप्लीट सेंस ना हो और उसमें वर्ब का नाम नहीं होता, वर्ब नहीं होती फ्रेज के अंदर, ठीक है। फिर बात करूं क्लोज की, तो क्लोज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच व्हेन यूज्ड इन अ सेंटेंस मेक द सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो वो उसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, एक वर्ब भी होती है, वो क्लोज होता है, ठीक है। सेंटेंस की अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंप्लीट द सेंस, अब तक आपने यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, व्हिच कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज सेंटेंस। लेकिन मैं आपको एक नई अपडेशन दे रहा हूं, और शायद ये पढ़ाई नहीं जाती और शायद बुक में लिखी भी नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो ये सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग तब देगा, डिपेंड किस बात पे कर रहा है, इस वर्ब के ऊपर। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसको कुछ और वर्ड्स चाहिए अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए, तभी मैं इसको सेंटेंस बोल पाऊंगा। अगर यहाँ पे देखूं, अगर यह वर्ब एक इंट्रांजिटिव है जिसको किसी चीज की और रिक्वायरमेंट है नहीं, अपने आप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये बेसिकली मेरे लिए क्या हुआ, ये एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। तो मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस में तब कहूंगा जब ये क्या होगा, जब ये वर्ब ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव होगी। ट्रांजिटिव होगी तो कुछ और वर्ड्स चाहिए, इंट्रांजिटिव होगी तो मुझे कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आती है तो हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बीच में, उसमें सेंटेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी। मतलब एक सब्जेक्ट, मतलब बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट एक सिंगुलर फॉर्म में होता है, वो किस किस रूप में आ सकता है सिंगुलर फॉर्म में। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि वह शब्द प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज हो सकता है। तो आज की क्लास डिवोटेड है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। मैं ये समझता हूं कि जितना मैंने आपको बताया वो सब अब तक आपको समझ में आया होगा। आगे प्रोसीजर करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ऐसे शब्द के बारे में बात कर रहा हूं जो हमारे एग्जामिनेशन में मैंने बहुत बार देखा है, और लगभग मैं ये समझता हूं कि ये जो आज मैं शुरुआत करने वाला हूं ये बहुत जगह यूज हुआ है। जैसे कि हम बात करने वाले हैं वन के बारे में, वन, रूल नंबर 1, ठीक है।
तो रूल नंबर 1 में हम लोग एक ऐसे वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। आज जो कुछ भी वन के बारे में आएगा ना, कोशिश करूंगा कि सब कुछ आपको वन के बारे में बता दूं, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाए, चाहे वो आपके एडजेक्टिव की तरह आ जाए, चाहे वो प्रोनाउन की तरह आ जाए। मैं आप इस वन के लिए आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं आज की क्लास में। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को चीजें ध्यान में आए और हम लोग पेपर में गलती ना करके आए। तो वन, बेटे वन जो है बेसिकली ये आपके एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, ये आपके एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है, ये आपके प्रोनाउन की तरह भी काम कर सकता है। और ये कौन सा प्रोनाउन होगा जी? ये होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, ये होगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन ये होगा। ठीक है, जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो पहले हम लोग वो एडजेक्टिव वाला पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला वन बॉय, ठीक है, वन बॉय हैज committed a heinous crime। मैंने लिखा वन बॉय हैज कमिटेड अ हीनियस क्राइम, ये मैंने लिखा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर जो ये वन है ये बेसिकली एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं इस शब्द को समझने की कोशिश करूं तो ये तो मेरी बेसिकली हुई वर्ब। ठीक है, और ये वर्ब कैसी है जी? ये वर्ब है सिंगुलर। और मैंने आपको बताया कि अगर ये सिंगुलर लगाई गई है तो जाहिर सी बात है जो पहले वाला शब्द होगा वो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेरे को यही सिखाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। तो अगर ये वर्ब सिंगुलर है तो इस पे अगर ध्यान दूं तो बॉय मेरा सिंगुलर है ना, बॉय होता है सिंगुलर और बॉयज होता है प्लूरल। ये बात तो बहुत आसान सी थी। लेकिन फिर ये क्या है? ये क्या है? तो हमारी ग्रामर ये कहती है कि अगर आप ये प्रोनाउन मान रहे हो, जैसे हम लोग देख भी रहे हैं कि ये प्रोनाउन भी की तरह भी यूज हो सकता है। अगर ये प्रोनाउन है और ये नाउन, तो भाई प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं बैठ सकते। हम लोगों को या तो किसी अपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब मुझे कोमा डालना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसके बीच में कंजक्शन का, एंड का, बट का, या बहुत सारी जितनी भी कंजक्शन है, एज वेल एज कितनी सारी कंजक्शंस है। ठीक है, तो हम लोगों को उन कंजक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस बात को समझूं, अगर मैं यहां पे इस वन की जगह ए कह देता, ए, तो तुम बोलते कि सर ए बॉय हैज कमिटेड अ हीनियस क्राइम, तब तो ये कहते कि सर ये आर्टिकल है। सही बात है, ये क्या है? एक आर्टिकल है। और आर्टिकल बेसिकली नाम है उसका, काम नहीं है। जब हम पेपर में बैठते हैं तो आप ये देखेंगे, अगर आप D-SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पे पार्ट ऑफ स्पीच आपके पेपर में पूछी जाएगी कि भाई अंडरलाइन शब्द ग्रामर में क्या हिस्सा होता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो ये क्या है? ये एक नाम है, इसका आर्टिकल। लेकिन काम क्या है? काम ये किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है। इस बॉय के काउंट को बताया कि एक बॉय है, मतलब यह शब्द इस बॉय के बारे में बात कर रहा है। अगर ये इस बॉय के बारे में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ वह शब्द, those words which talk about the noun that is adjective। तो ये क्या हुआ? आर्टिकल इसका नाम था, नाम। ठीक है, लेकिन काम क्या है? काम है एडजेक्टिव। इट इज एडजेक्टिव। डन है। इफ इट इज एडजेक्टिव तो मैं इसको, भाई ए का मतलब वन भी तो हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ए को वन से रिप्लेस कर रहा हूं। ये वन से रिप्लेस कर दिया तो अब ये आर्टिकल नहीं कहलाएगा। ठीक है, आर्टिकल तो ए था, AND। ठीक है, तो यह शब्द भी तो इस बॉय के बारे में बात कर रहा है, तो यह शब्द भी कौन हुआ? ये हुआ एडजेक्टिव। तो दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने बोला कि इस बात को समझने की कोशिश करना कि वन एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये बेसिकली इस बॉय के काउंट को बता रहा है। अगर यहाँ पे वन की जगह टू होता तो फिर ये टू काउंट बताता, और टू के साथ ग्रामर ये कहती है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ता टू बॉयज। ठीक है, तो ये काउंट के अकॉर्डिंग मैंने नाउन को प्लेस किया, इस काउंट के अकॉर्डिंग मैंने नाउन को प्लेस किया।
और ये दोनों क्या कहला पा रहे हैं, ऐसे 3, 4, 5 ये कहला रहे हैं। हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक एडजेक्टिव चैप्टर है बेटे, जहां पे न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में बताया जाता है। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब अगर ये 1, 2, 3 किसी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं और साथ में रखे हुए नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर ये न्यूमरल एडजेक्टिव है बच्चों, तो न्यूमरल एडजेक्टिव बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, और एक हमारा होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। बेटे हमने बचपन में नंबर नेम किए होंगे, ONE1, TWO2, TSREE, तो ये क्या है, ये कार्डिनल एडजेक्टिव है। और ये क्या है, ऑर्डिनल, जैसे ममा आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे क्या है, ये सारे आपके ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। गॉट इट? तो मैंने बोला कि कार्डिनल, या प्लीज, व्हाट हैपेंड? Nothing, sir, nothing. Okay. Then the point is कि this is cardinal 1 and 2, ठीक है। ऑर्डिनल क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो दैट इज ऑर्डिनल। गॉट इट? तो हमने कहा कि 1 बेसिकली अभी कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो एक बात याद रखना कि एडजेक्टिव के लिए हम व्हाट वी आर लर्निंग ओवर हियर, वी आर लर्निंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एडजेक्टिव्स कैनॉट टेक वर्ब आफ्टर इट, मतलब जो वर्ब लगती है वो कभी एडजेक्टिव के लिए नहीं लगती, वो नाउन या प्रोनाउन के लिए लगती है। मतलब पहले वाला शब्द आपका या तो नाउन होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, सॉरी नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। गॉट इट? और जब वर्ब प्लेस की जाएगी वो उस नाउन और प्रोनाउन के काउंट को देख के की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो वर्ब किसी सब्जेक्ट के काउंट को देख कर लगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, मतलब वो फिक्स रहेगी। अगर वो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, फिक्स्ड है तो दैट इज फाइनाइट वर्ब। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो मैंने ये बात कर दी कि भाई ये 1 यहाँ पे एडजेक्टिव है, और साथ में मैंने ये बात भी बोली कि एडजेक्टिव के लिए कोई वर्ब नहीं आ रही है भैया, वर्ब तो नाउन और प्रोनाउन के लिए आ रही है। तो जो ये शब्द लिखा हुआ ना बॉय, ये जो हैज लिखा है ये इस शब्द को देख के लिखा है, ना कि इस 1 को देख के। गॉट इट? अगर यहाँ पे 2 बॉयज होता तो फिर भी मैं 2 को ना देखता, मैं इस बॉयज को देखता, क्योंकि एडजेक्टिव अपने बाद वर्ब कैरी नहीं करता। कैरी कौन करता है, नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला कि इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, रब करने जा रहा हूं। मैंने ये बोला कि भाई अभी अगर इस बात को समझे कि भाई एडजेक्टिव कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं लेते हैं, ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया कि इंटेलिजेंट is an adjective. Intelligent is an adjective in English grammar. Intelligent is an adjective in English grammar. अब पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर ने अभी एक बात बताई थी कि एडजेक्टिव के लिए कभी भी वर्ब नहीं लगती, लेकिन इंटेलिजेंट तो एडजेक्टिव है। भाई तुम्हारी बात भी जायज है, क्योंकि तुमने अब तक पढ़ा ही ऐसा है कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि अच्छा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। तो तुम्हारा अपने प्लेस पर यू गाइज आर वेरी राइट कि इंटेलिजेंट सर हमने अब तक एडजेक्टिव ही पढ़ा है, और अभी आपने बताया कि एडजेक्टिव के साथ वर्ब प्लेस नहीं की जाती। बिल्कुल सही, ध्यान देते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। पता है कोई ना, मतलब आई डोंट नो कि कैसे पढ़ाया जाता, कैसे नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन जो इंग्लिश है ना वो हर किसी टीचर को पढ़ानी चाहिए। अगर वो इंग्लिश की टीचर है तो उन लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए इंग्लिश को इस तरीके से। जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा कि हम लोग जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं ना, जो कुछ भी, वो सब नाउन है।
अब बचपन में हम लोगों को डेफिनेशन याद कराई जाती है, क्या? कि नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग एंड ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। नाउन नेम सिर्फ एक नेम, पर्सन, थिंग नहीं है। नाउन वो सब कुछ है जो तुम देखते हो, और वो सब कुछ है जो तुम नहीं देखते। क्यों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो आता है जहां पे किसी की इमोशंस देखे जाते हैं, फीलिंग्स देखी जाती है। तो नाउन सिर्फ नाउन नहीं है, वो सिर्फ नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग नहीं है। नाउन वो हर कुछ है जो तुम अपने आसपास देखते हो। ऐसे ही अगर तुम लोग इस सेंटेंस को पढ़ो, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए और इसको अंडरलाइन कर दिया जाए, गॉट इट, और तुमसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि शायद बहुत सारे बच्चे इसको एडजेक्टिव मार्क करके आएंगे। लेकिन ये एडजेक्टिव है नहीं, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता, इफ इट इज एडजेक्टिव, इट कैन नॉट कैरी वर्ब आफ्टर इट, क्योंकि वर्ब का इस्तेमाल नाउन और प्रोनाउन के लिए। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये सिर्फ एक शब्द है जिसका नाम दिया गया इंटेलिजेंट, और वर्ब किसके लिए लगाई जाती है? नाउन के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जो मैं तुम लोगों से ये स्टार्ट करा कि नाउन क्या है। नाउन वो सब कुछ है जो तुम अपने आसपास देखते हैं, वो सब कुछ जो अपने आसपास देखते हैं, ठीक है। जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, तो इंग्लिश पढ़ाना बेसिकली दो तरीके से पढ़ानी चाहिए। वो कैसे पढ़ानी चाहिए, देखो ध्यान से। मैंने बोला कि इंग्लिश के दो यूसेज हैं भाई। एक वो जो हम सब कुछ बोलते हो और उन सब कुछ का नाम नाउन है। ये नाउन आपके इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर का, इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर नहीं है। दिस इज नॉट अ चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, नो, इट इज एवरीथिंग जो हम आसपास देख रहे हैं, दैट इज नाउन। फिर हम लोग, अगर ये तो हुआ आपका डेफिनेशन, फिर हमारा यूसेज होता है, यूसेज, ठीक है। यूसेज, वो यूसेज क्या होता है फिर, कि पार्ट तो एक सेंटेंस में वो शब्द कैसे पिरोया गया है, वो नाउन की तरह पिरोया गया है, उसको प्रेपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है, उसको आपका प्रोनाउन की तरह, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, वर्ब की तरह, कंजक्शन की तरह कैसे यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस लिखूं, यहीं पर क्यों हटा रहा हूं, ताकि समझ में आ जाए। मैंने बोला एंड, और ऐसे ऐसे कर दिया, इसको भी ऐसे ऐसे कर देता हूं, तो एंड इज अ कंजक्शन, मैंने ये लिख दिया। तो यह शब्द थोड़ी कंजक्शन हुआ, दिस इज नॉट कंजक्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्टिंग लाइक नाउन ओवर हियर। क्यों? क्योंकि नाउन की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए आती है बच्चों, वो किसी एडजेक्टिव, किसी कंजक्शन, किसी प्रीपोजिशन के लिए नहीं आती। इस बात को समझने की बहुत रिक्वायरमेंट है कि ये इंटेलिजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा, इट इज एक्टिंग लाइक नाउन। Why? Because verb is always placed for nouns and pronouns. अगर ये एडजेक्टिव है तो ये जो वर्ब है ना, अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा, ये ऐसे ही किसी के साथ नहीं जुड़ जाता। ये जुड़ता सिर्फ उन्हीं के साथ होता जो शब्द नाउन और प्रोनाउन होते हैं। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन होते हैं उन्हीं के साथ वर्ब जुड़ती है, किसी के साथ भी नहीं जुड़ जाएगी। गॉट इट? जैसे किसी बच्चे ने बोला मुझसे कि सर क्या आय के साथ आप इस लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हैं। हाँ कब लगाएंगे, देखो ध्यान से, शायद इसका आंसर आपको भी पता हो, लेकिन मैं एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आय के साथ आपको इस लगाना है, तो आपका जो अब तक की धारणा है कि आई मैं हूं, भाई आई मैं नहीं होता। आई तो इंग्लिश अल्फाबेट का 9th लेटर भी होता है, ठीक है। गॉट इट? तो आई सिर्फ मैं नहीं होता। तो इज मैं कब लगा सकता हूं? आप आई के साथ इज तब लगा सकते हो जब तक उसका मीनिंग मैं ना हो। मैं, अगर उसका मीनिंग मैं हो जाएगा, तब हम लोग क्या नहीं लगा सकते, उसके साथ हम लोग एम लगाएंगे। और इज, सॉरी मैंने गड़बड़ा गया। द पॉइंट इज कि मैं बोल रहा था कि आई का मतलब अगर मैं होगा तो एम लगाएंगे, अगर मैं नहीं होगा तो इज लगाएंगे। तो वो इज, आई के साथ इज कब लगा पा रहा हूं, देखो बोर्ड पर। जैसे मैंने बोला आई इज 9th लेटर ऑफ
English alphabet. I is 9th letter of English alphabet. अब यहां पर क्या समझने की बात है, अगर ये I मैं होता, if it is मैं, तो ये is नहीं होता, ये am होता. I am 9th letter of English alphabet. Got it? तो और ये सेंटेंस कब बनता, देखो ध्यान से, ये सेंटेंस कब बनता, अगर I am 9th letter of English alphabet, I says to Q, और उसने ये I ने Q को क्या कहा कि I, अब ये I प्रोनाउन है जिसका मतलब मैं है. I say to Q, मैंने I नहीं तो says ही आना चाहिए क्योंकि मैं इसको मैं नहीं मान रहा हूं. तो I says to Q, I am 9th letter of English alphabet. I Q को कह रहा है कि मैं इंग्लिश अल्फाबेट का 9th, वहां पर I का मतलब क्या था, मैं था, तो मैंने M लगाया. लेकिन अगर ये कहानी ना हो, तो I बेसिकली क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का नोवल लेटर है जहां पे इसका मतलब मैं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है. तो इज जो ये वर्ब है, हमने यहां से सिर्फ इतनी बात सीखी कि जो ये वर्ब है, ये वर्ब तभी प्लेस की जा सकती है जब यह शब्द या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? Am I clear? बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा. डन है, कम आ गया. तो पॉइंट ये था बेटे कि हम लोगों ने हमने अब तक ये बात सीखी कि ये जो शब्द है और ये शब्द, ये तभी ज्वाइन हो सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब यह शब्द एक नाउन या फिर प्रोनाउन होगा और ये शब्द, ये वाला जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग लगाया जाए. दैट्स. तो इतनी अगर आप लोग बात समझ पा रहे हो कि अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए, जैसे मैंने बोला one must have dash limits या must be in limits होना चाहिए. चलो ठीक है. One must have limits to one. One must have dash limits to one. अब देखो, मैंने आपको ये बोला कि ये वन, अभी पिछले वाले सेंटेंस में जहां पे मैंने वन बॉय लिखा था, वहां पर हमने बेसिकली क्या किया था, उस वन को एडजेक्टिव प्रूव किया था क्योंकि वो साथ वाले बॉय के लिए लग रहा था. अगर मैं यहाँ पे बात करूं वन मस्ट की, तो ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता. ये क्या है, ये बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब है भाई, वर्ब का दूसरा हिस्सा है जो इस मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए आया है. अभी थोड़ी दिन पहले, अभी आपको शायद या कल या परसों की क्लास में मैं आपको ये डिफरेंस लेना जरूर बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब किसको बोलते हैं और मेन वर्ब किसको बोलते हैं. फिलहाल अभी इस लेक्चर को ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं. फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दैट इज द नेक्स्ट फोकस, बताऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में. तो पॉइंट ये था कि इस वन को समझ रहे थे. आज मैंने बोला कि जो ये वन है ना, बेसिकली ये वन हमने पिछले क्वेश्चन में एडजेक्टिव की तरह प्रूव किया था. सही बात है. अगर ये एडजेक्टिव होता तो क्या बताओ, क्या मैं वर्ब लगा सकता था? नहीं. क्यों नहीं लगा सकता था? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपको भाई साहब वर्ब प्लेस करनी है तो पहले वाला शब्द या तो नाउन होना चाहिए या फिर प्रोनाउन होना चाहिए. अब ये वन बॉस, रमेश, राहुल, रश्मि, पता नहीं किसके लिए वन एक जने के लिए लगाया गया. अगर ये एक जने के लिए लगाया गया तो जाहिर सी बात है नाउन के स्थान पर रखे जाने वाला शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है. तो यह शब्द जब तक प्रोनाउन नहीं होगा तब तक मैं ये मस्ट हैव नहीं लगा सकता था. तो अगर पेपर में मतलब चीजें ये रखने की नहीं है, ये चीजें समझने की हैं और ये आपके पेपर का एक बहुत अहम हिस्सा है. ठीक है. हमने, अगर मैं क्लास 12th में पढ़ रहा हूं तो वहां पे फिलर्स आते हैं जहां पे वो आ फ्यू, दा फ्यू, ठीक है, या फिर वन, ईच, एवरी, ये फिल कराते हैं. तो हमने यही देखना है कि ये वन यूज कैसे कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा है या प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा है.
यहां पर वो एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो फिर वर्ब नहीं लगा सकता था। गॉट इट? अगर ये वर्ब है तो इट मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है क्योंकि किसी राहुल, रमेश, प्रियांक पता नहीं किसके लिए लगाया गया होगा। ठीक है, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, पता ही नहीं किसके लिए लगाया गया है, तो इट इज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब ये हमने घोषित कर दिया विद द हेल्प ऑफ टुडेज लेक्चर। जिस तरह भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, उन सारी बातों को अगर कंसाइज कर दूं तो मुझे ये समझ में आया कि ये एक एडजेक्टिव नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। और वो कौन सा प्रोनाउन है? इट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ, ये तो घोषित हो गया कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब एग्जामिनर पता है यहां पर ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन ये भरवाना है उसने, ये नहीं, ये तो हमारी समझ थी, ये भरवाना है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिज, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वंस, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वंस। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन है वंस। तो अगर मैं इस बात को समझने की कोशिश करूं, देखना बहुत ध्यान से, तो ये हर, हिज और वंस, और मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो इस हिज को पिक करके आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब नॉर्मल जेंडर आता है ना, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, जैसे टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, ऐसे, तो उनके लिए हिज लगाओ। ठीक है, तो अगर वन इन नहीं है मेरे लिए क्या है, तो कई बच्चे राइटिंग सेक्शन में क्या करते हैं, इस बात से बचने के लिए वो यहाँ पे हिज और हर लगाए थे, सर पता ही नहीं। तो जो भी न्यूट्रल नाउन होते हैं ना, जैसे टीचर हुआ, ठीक है, टीचर हुआ, स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, जब तक आपको उसका जेंडर ना पता हो और वो न्यूट्रल नाउन की तरह काम कर रहा है, तब उसके लिए हिज लगाया जाता है। लेकिन वन के केस में ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हिज भरते। वन अगर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, इफ इट इज एक्टिंग लाइक प्रोनाउन, तो इसका हिज और हर तो कभी नहीं हो सकता। गॉट इट? अब बात रही इसमें और इसमें, बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और DSSB के पेपर में बेटे यहीं से क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद है। अक्टूबर में एग्जाम था 2018 में, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक टेबल नाउन दे रखा था और उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करना था। तो वंस दे रखा था, ये वाला वंस दिया हुआ था, ये वाला वंस दिया हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए किस वन को पकड़ूं। तो उसके लिए उन बच्चों को मेरी यही राय है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोग ये देखें जो आज के लेक्चर में मैंने सिखाया है। क्या सिखाया है? कि वन या तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या प्रोनाउन की तरह काम करेगा। अगर वो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, मतलब बिंदास अकेला आ रहा है, किसी नाउन को, बॉय जैसे नाउन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तब उसका जो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा वो हमेशा वंस होगा। दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव एंड दिस इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। अब मैं यहाँ पे ये भरूं या ये भरूं, ये डिपेंड करता है कि यह शब्द तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। लिमिट्स बेसिकली नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई दूसरा प्रोनाउन नहीं कर सकता। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। गॉट इट? इफ इट इज सिंगुलर देन इट इज प्लूरल। तो सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पे अगर मैं वंस भरने की कोशिश करूं, आप चाहे चेक करके देख लेना DSSB के वो एग्जाम, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, TGT या PRT में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां पर यहाँ पे ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। तो बच्चे बोले बहुत सान पेपर है, बहुत सान पेपर है, बहुत सान नहीं है। समझना पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, और ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, वन के लिए लगाया गया पोजेसिव एडजेक्टिव। अब निर्भर इस बात पे करेगा कि मैं यहाँ पे प्रोनाउन भरूं या पोजेसिव एडजेक्टिव भरूं। तो ये किस बात पे निर्भर करेगा कि वंस भरूं या ये वाला वंस भरूं? तो वो निर्भर करेगा इस वाली बात पर कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, नाउन, लिमिट्स नाउन है। और अगर ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन और नाउन, मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोनाउन और नाउन एक साथ नहीं आ सकते जब तक मैं किसी कंजक्शन, किसी अपोजिशन का इस्तेमाल ना करूं। तो भाई ये तो गलत कहानी हो गई। मुझे इस नाउन के बारे में बात करने वाला शब्द एडजेक्टिव चाहिए, तो वंस क्या है? इट इज एडजेक्टिव। तो ये चाहिए था मुझे। कंप्लीटेड? गॉट इट और नॉट? तो दैट इज, बच्चे मैं कह रहा हूं कि जब मैंने आंसर की निकाली थी उस पेपर की,
तो बच्चे ये सोच रहे थे कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को बेसिकली क्या है, कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लोग इंग्लिश सोल्व नहीं कर सकते, चाहे फुद्दू क्वेश्चन ही क्यों ना आए। गॉट इट। अब पिछले वाला एग्जांपल लो ले रहा हूं, ठीक है, फिर वन के बारे में अगली क्लास में और बेहतरीन बेहतरीन बातें करेंगे। आज के लिए सिर्फ एक लास्ट एग्जांपल और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और वो एग्जाम्पल कोई नहीं है, इज नथिंग बट वो पिछले वाला एग्जाम्पल ही है जो 1 बाय वाला मैंने आपको कराया, ठीक है। उसी में अब मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला वन बॉय हैज कमिटेड, वन बॉय हैज कमिटेड, या कमिटेड नहीं करते, हैज सबमिटेड, ठीक है, हैज सबमिटेड डैश नोटबुक। तो अब ध्यान से सुन, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इस वाले सेंटेंस में इट इज नाउन और इट इज एडजेक्टिव, इट इज नॉट द प्रोनाउन। गॉट इट? क्यों? उसका रीजन मैं 2-3 बार एटलीस्ट बता चुका हूं इस लेक्चर में। तो दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाउन। गॉट इट? अगर इस सेंटेंस में इसको भरने के लिए ऑप्शन आते हैं, एक तो सबसे पहला ऑप्शन एग्जामिनर देगा वंस, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन देगा एग्जामिनर वन, ऐसे ये वाला, तीसरा ऑप्शन देगा हिज, और चौथा ऑप्शन देगा हिज। तो मेरी बात ध्यान से समझना बेटे, अगर ये वन एडजेक्टिव है, इफ इट इज एडजेक्टिव, तो इसके ऊपर सेंटेंस निर्भर नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ इस नाउन के लिए लगाया शब्द है। अगर इस नाउन के लिए लगाया गया शब्द है तो इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी भी वंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद एडजेक्टिव है, और कभी भी कोई भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव के लिए नहीं लगाया जाता, एडजेक्टिव हमेशा आपका नाउन के लिए लगता है। तो अगर ये खुद एडजेक्टिव है तो ये अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव कभी वंस नहीं ले पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो ये वर्ब लगाई गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह वर्ब इस बॉय के लिए लगाई गई है, ना कि इस वन के लिए, ठीक है। अगर ये वन के लिए लगती तो पॉजेसिव एडजेक्टिव ये पिक करता, लेकिन ये है ही नहीं, इसके लिए लगाया गया, डिपेंड इस बात पे करता है। तो अगर इसके लिए लगाया गया तो जाहिर सी बात है मेरे बेटे, बॉय के लिए तो मैं हिज पिक करूंगा, है ना, इट्स भी पिक नहीं करूंगा क्योंकि पर्सन हो गया, वंस क्योंकि ये तो हमने अभी पढ़ा था कि वन का प्लूरल फॉर्म है, प्रोनाउन का प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, हिज। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा पाया, अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बस निर्भर इस बात पे करेगा कि आप लोग ये बात समझ पाएंगे या नहीं कि कौन सा शब्द वो पार्ट ऑफ स्पीच में, एक सेंटेंस में किस तरीके के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पे वो एडजेक्टिव था, पिछले वाले, इसके जस्ट पिछले वाले सेंटेंस में वो प्रोनाउन था। अगर प्रोनाउन था तो मुझे वंस एज एन एडजेक्टिव चाहिए था, अगर वो एडजेक्टिव है तो इस नाउन पर निर्भर करेगा। अगर ये गर्ल है तो ये हर होता, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, अगर गर्ल था तो हर होता, और स्टूडेंट होता तो हिज भरते क्योंकि न्यूट्रल नाउन था। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। आगे आने वाले लेक्चर में वन के ऊपर और बातें करेंगे जो कि मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रट्टाफिकेशन की 2 नाउन ऐसे जोड़ दिए वो नहीं कराना चाहता, मेरा फोकस आपका इस बात पे रहेगा कि जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उस बात पे मेरा फोकस है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।